हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। तो धीरे धीरे करके ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10 जो आने वाले हैं उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये इसका मान सकते हैं कि सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर नंबर 6, 7, 7A एंड 7B और 5th लेक्चर, ये सब जो लेक्चर थे सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। तो इस लेक्चर में हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 2.6.4 ये टॉपिक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस को आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं ज़रा। सपोज करो ये वाटर है, बीकर है, बीकर में वाटर ले रहे हैं, तो जिसमें हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल रखा है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल पर्पल कलर का, डीप वायलेट कलर का रहता है। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को भी ऐड करेंगे तो एकदम इंटेंस या डीप पर्पल कलर आपको दिखाई देगा। इनिशियली ये जो पर्पल कलर है एक छोटे से रीजन में हमको डिफ्यूज़ होता हुआ, फैलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा, कंप्लीट सोल्यूशन बिकम्स पर्पल। दैट मीन्स ये जो यहाँ का जो एरिया था जो कि हाई कॉन्सेंट्रेट था, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के रेस्पेक्ट में। यहाँ जो हाई कॉन्सेंट्रेशन था और जो अदर रीजन थे ये लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन है। तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर चुके हैं। और मूव करने के बाद जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो कैसा बन गया, एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन गया और कंप्लीट सोल्यूशन में ही पूरा पोटेशियम परमैंगनेट फैल गया। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है डिफ्यूज़न प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पहले डिफ्यूज़न को हमने इसलिए स्टडी किया क्योंकि डिफ्यूज़न प्रोसेस में हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जस्ट इसका अपोजिट होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम dilute solution to concentration. The most important thing is dilute solution to concentrate solution. तो अगर हम इसको ऑस्मोसिस को कंपेयर करें डिफ्यूज़न से तो इसमें कंपैरिजन वाली बात ये है, सबसे पहली चीज़ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो क्लियर मेंशन है यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूज़न प्रोसेस इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होंगे। डिफ्यूज़न में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में ही डिफ्यूज़ होंगे, लेकिन सॉल्वेंट ऑस्मोसिस के केस में केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। वो भी किस में से मूव करेगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम SPM भी कहते हैं। कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है और इन दोनों का डिफरेंस था। अब हम देखते हैं इसको ज़रा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसका डायग्राम से देखें तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट साइड में एक बीकर है जिसमें रेड कलर की एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन SPM। इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड में लो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है। कैसे पता चल रहा है, अगर हम लेफ़्ट साइड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ शुगर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ शुगर मॉलिक्यूल 1 है, जबकि यहाँ नंबर ऑफ़ शुगर मॉलिक्यूल 4 है। इन रियलिटी ऐसे 1 और 4 तो पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर इंडिकेशन इसको इंडिकेट किया हुआ है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इन लेफ्ट साइड सोल्यूशन लेसर है एज कम्पेयर टू राइट साइड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड सोल्यूशन इज़ लोअर देन राइट साइड सोल्यूशन, जो कि सेपरेट हो रहे हैं बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, लेवल और वॉल्यूम ऑफ राइट साइड सोल्यूशन
ये अगर हम कंपेयर करें तो अब ये लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। लेवल जब बढ़ गया इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो यहाँ से इधर की तरफ मूव किए, लेफ़्ट टू राइट, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हुए। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हुआ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, इसको कहा जाएगा SPM। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती तो लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन दोनों को जब आपस में इस तरीके साइड बाय साइड रख दें और फिर जब एक सपोज करो ये मेम्ब्रेन, ये बीच में कट लगे हुए हैं, कट का मतलब पोर्स हैं, ये एकदम ब्लॉक होता कंप्लीट, तो फिर इसको उठाने के बाद ये लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ SPM डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, इन प्रेजेंस ऑफ SPM ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM? A membrane which allow only solvent particle to move across it। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करे मूव करने के लिए, इसको कहा जाएगा SPM और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम 2 टाइप से बना सकते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से, या फिर आजकल हम इनको आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन से भी बनाते हैं। जो एनिमल एंड प्लांट सेल्स होती हैं मेम्ब्रेन, उनके स्किन के बिलो साइड में ये मेम्ब्रेन अक्सर पाई जाती हैं। हम लोगों के भी स्किन के डाउन साइड में ये मेम्ब्रेन होती हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ SPM, या फिर अगर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाना चाहते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिलिकेट्स ऑफ निकल, आयरन एंड कोबाल्ट और भी मेटल्स हो सकती हैं, इनके आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिकेटेड बाय पाई। दीज आर यू शेप ट्यूब। इस यू शेप ट्यूब के लेफ्ट हैंड में प्योर वाटर फिल है एंड राइट हैंड में सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ये फिल हो रहा है। वाटर एंड सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Due to osmosis process, water will enter to solution through semi-permeable membrane। अब osmosis process होने की वजह से क्या होगा? लेवल ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। इस सॉल्यूशन का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर एंटर कर चुका है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हम क्या करने वाले हैं, जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, इस सॉल्यूशन पर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने वाले हैं। इस जो थर्ड पिक्चर इसमें देख सकते हैं, हम इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे कि इस सॉल्यूशन का लेवल वैसा ही हो जाए जो उसका इनिशियल लेवल था। ऐसा करने से क्या होगा, हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे सॉल्यूशन का लेवल वैसा ही हो जाए जो इनिशियल था। इससे ये हो गया कि जो वाटर इसमें एंटर किया था अब वो इसके रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट मीन उस सॉल्यूशन से जितना वाटर एंटर किया था अब वो रिवर्स हो गया और वाटर वापस अपनी जगह पर चला गया। तो देख पाएंगे इनका लेवल इसका लेवल इनिशियल लेवल के ही इक्वल है। तो दिस मच एक्सटर्नल प्रेशर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है इसको कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर पाई को अप्लाई किया था तो इस कंडीशन में जितना वाटर एंटर हुआ वो रिवर्स हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, ऑस्मोसिस को होने ही नहीं दिया। तो अगर इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से हो सकती है, इट इज़ मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर that has to be applied on solution to prevent the osmosis of solvent into solution through SPM।
It is known as osmotic pressure. Osmotic pressure can be determined by hydrostatic method. इस मेथड से डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ एक इस टाइप का सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम में एक बीकर है जिसमें एक सॉल्वेंट फिल हो रहा है और उसमें हमने एक ट्यूब को हैंग किया हुआ है जिसके बॉटम में एक SPM लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस ट्यूब में हमने सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है। अब क्या ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे? ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्वेंट विल एंटर टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जब सॉल्यूशन में एंटर करेगा तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि अब इसमें सॉल्वेंट आ चुका है अप टू दिस लेवल। तो सपोज करो ये जो हाइट है फ्रॉम दिस लेवल इज़ h। तो हमको पता है अगर किसी वर्टिकल कॉलम में, सपोज करो वर्टिकल कॉलम में वाटर फिल हो रहा है इस टाइप से और इसकी हाइट h है, तो इस h हाइट का जो लिक्विड है इसका जो डाउन साइड में प्रेशर होगा उसको हम इस फॉर्मूले से मेज़रमेंट कर सकते हैं। बट इसके लिए हमको लिक्विड की डेंसिटी का पता होना ज़रूरी है। लेट अस सपोज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ रो, इन ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, तो फॉर्मूला होता है h रो g। इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू h रो g। अब हम बात करते हैं वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब बात फिजिकल केमिस्ट्री की, उसमें अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, तो वांट ऑफ को हम नहीं भूल सकते, बिकॉज वांट ऑफ इज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री इन 1901 और इनका टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ही इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। तो वांट ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से गैसियस मॉलिक्यूल का बिहेव होता है, सिमिलर बिहेव होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का। तो इस जैसे हम गैसियस लॉ को गैस पर अप्लाई करते हैं, तो सिमिलरली दे कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जब हम गैसियस लॉ को अप्लाई करते हैं गैस पर, सेम वही लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसैक लॉ, उन सारे लॉ को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम उन लॉ को अप्लाई करते हैं, तो अगर हम देखें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पाई मीन्स प्रेशर, एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सब गैसियस लॉ हैं। इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ। जब प्रोपोर्शन इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो पाई इज इक्वल टू RCT, ये हमको मिलेगा, एंड पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V। n अपॉन V जो C है इसके प्लेस पर हमने पुट किया n अपॉन V, बिकॉज C इज कॉन्सेंट्रेशन और मोलरिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम n के प्लेस पर W डिवाइड बाय m पुट कर सकते हैं। नाउ W अपॉन V मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू डेंसिटी। तो हमें फॉर्मूला यहाँ से बनेगा DRT अपॉन m। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं सब पाई के ही फॉर्मूले हैं। तो जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूले से यहाँ क्लियर इंडिकेशन हो रहा है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, ऑस्मोसिस इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यह बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की जो AIPMT में आ चुका है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हम बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन है, पॉलीमर हैं या अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनके मोलर मास को डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है, अगर हम इनको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मेज़रमेंट करना चाहें तो उसके लिए सॉल्वेंट के
टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा या सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर पर ये जो मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन्स, पॉलीमर या अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टेबल नहीं होंगे। हायर टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है तो उनके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन उन प्रोसेस के थ्रू या उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इसका आंसर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। These are some different type of solution on the basis of osmotic pressure. Isotonic solution, दो ऐसे solution जिनकी concentration, जिनका osmotic pressure equal हो, two solutions have same osmotic pressure at a given temperature known as isotonic solution. अगर ऐसे solution को हम side by side रख दें separated by SPM, तो उस condition में कोई भी osmosis process नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। नाउ सेकंड टाइप, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज करें एक दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन एक 1 है, दो सॉल्यूशन 2 है, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 एंड पाई 2 रेस्पेक्टिवली, और वो कुछ इस टाइप से हैं। सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू osmotic pressure of first solution. In this case, second solution known as hypertonic solution and first solution known as hypotonic solution. तो जिसका osmotic pressure ज़्यादा होगा उसको कहेंगे hypertonic, जिसका osmotic pressure कम होगा उसको कहेंगे hypotonic. सपोज करो इसको हम एक इस टाइप के सिस्टम में साइड बाई साइड रखते हैं सेपरेटेड बाय SPM। ये सॉल्यूशन 1 है एंड ये सॉल्यूशन 2 है। तो सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का मतलब सॉल्यूशन 1 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो सॉल्यूशन 1 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए अगर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं P, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करें, मतलब ऑस्मोसिस को हमें रोकना है, देन एक्सटर्नल प्रेशर P इज इक्वल टू पाई 2 माइनस पाई 1 होगा। हाइपरटोनिक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है माइनस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 माइनस पाई 1। जब सलाइन वाटर किसी भी पेशेंट को दिया जाता है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर हम सलाइन वाटर इसी ऑस्मोटिक प्रेशर का या इसी कॉन्सेंट्रेशन का चढ़ाने वाले हैं तो उस कंडीशन में हमारी सेल्स को कोई डैमेज नहीं होगा, ना तो वो स्वेलअप करेंगी ना ही वो श्रिंक होंगी। लेकिन अगर सलाइन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो उस कंडीशन में सेल जो है वो हमारी श्रिंक होने लगेंगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। इसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। अगर उल्टा कर दें इसका, हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हम ले लें 0.9% से कम ले लें सलाइन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, तो सेल्स स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोनों ही केस में सेल का नुकसान होगा, तो और हो सकता है एक्सप्लोड भी कर जाएं। तो इसीलिए हमको सलाइन वाटर जब कभी भी दिया जाता है तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन और हमारे ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने चाहिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एडेमा। अगर कोई पर्सन कुछ ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट खाता हो या सॉल्टी फूड खाता हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जमा होने लगता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो जो वाटर जब स्टोर हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है, तो वो स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको कहा जाता है एडेमा। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। इफ़ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में
सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं, तो इसलिए इसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। वाटर प्यूरिफिकेशन में इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। नाउ दीज आर सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अ 5% solution of cane sugar molecular mass given है 342 ग्राम पर मोल is isotonic with 1% solution of substance X. The molecular weight of X is what? ये AIPMT का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, बात वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ऐसे सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे। सपोज करो एक सोल्यूशन 1 है, एक सोल्यूशन 2 है, दोनों के पाई 1 एंड पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, कॉन्सेंट्रेशन जो CRT वाला फॉर्मूला था हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं। CRT इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास का कितना है? 5% सोल्यूशन ले रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि 100 का जो कंप्लीट सोल्यूशन है और वॉल्यूम और 5% उसका मास है तो 5 ग्राम मास होगा। तो 5 डिवाइड बाई 342 डिवाइड बाई 100 RT सिमिलर होगा 1% सोल्यूशन के लिए 1/m डिवाइड बाई 100 RT। RT से RT कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 68.4। तो इसका C आंसर जो है वो करेक्ट होगा।